Namaskar everyone, myself Shilpi Damor, Assistant Professor, Department of Zoology, Podar International College. This video lecture is all about physiology of respiratory system. सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि रेस्पायरेशन होता क्या है। तो रेस्पायरेशन एक बेसिक टर्म है जो एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का प्रोडक्शन करना पड़ता है। सो रेस्पायरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर निकालना ही नहीं है। रेस्पायरेशन इज़ बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये कैसे किया जाता है? इस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन जो कि हम ब्रीदिंग से ले रहे हैं और ग्लूकोज जो कि हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ले चुके हैं को कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जो कि हम बॉडी से वापस बाहर निकालते हैं और वाटर बनता है और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है क्योंकि हमें लाइफ के बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट कराना है। जैसे कि हम जो वॉक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए बारे में बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल से। बेसिक रेस्पायरेशन ये होती है। सो रेस्पायरेशन को कैरी आउट कराने वाले सिस्टम को हम रेस्पायरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। और अगर मैं बेसिक या टेक्निकली बात करूँ तो रेस्पायरेटरी सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? रेस्पायरेटरी सिस्टम एक पूरा एक पैसेज है या एक रास्ता है जिसके द्वारा या जिसके थ्रू इनकमिंग एयर अंदर आती है, वो लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस बाहर की तरफ निकल जाती है। अब जनरली दो टर्म्स हैं यहाँ पे जिसको लेकर हमें कन्फ्यूजन होता है, एक होता है रेस्पायरेशन और एक होता है ब्रीदिंग। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हमें नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। रेस्पायरेशन जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं ये बॉडी के हर सेल के अंदर देखा जाता है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ लंग्स के अंदर होती है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है फूड से। ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है। ब्रीदिंग बेसिक प्रोसेस है जहाँ पर आप एयर को अंदर की बॉडी के अंदर लेते हैं और वापस बाहर निकालते हैं। रेस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जबकि ब्रीदिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल आप देखने को आपको मिलेगा। ब्रीदिंग जनरली जो है आपका वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है या वो दो चीज़ों को, दो बेसिक प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। पहला प्रोसेस है इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, जबकि दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का मतलब है जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। जब वही एयर आप लंग्स के थ्रू बाहर की ओर निकालते हैं वो एक्सपायरेशन कहलाती है। तो ब्रीदिंग को अगर हम देखें तो सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर निकालना, दिस इज़ ब्रीदिंग। जबकि रेस्पायरेशन 3 लेवल पे होता है या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला रेस्पायरेशन होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। जबकि दूसरा जो है वो है इंटरनल रेस्पायरेशन, इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडीज, टिश्यू, सेल्स एंड द ब्लड। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर रेस्पायरेशन है जो कि सेल के अंदर कैरी आउट होता है और जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन आप देखेंगे। सो यू कैन सी इन द डायग्राम। पहले हम ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप पे नोज़ और माउथ हमने दिखा रखा है। एयर जब अंदर की तरफ आती है, लंग्स का जो सबसे लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एलोविलाई, यह एलोविलाई, तो एयर जब एनवायरनमेंट से एलोविलाई तक आ रही है, एक्सचेंज हो रही है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। जबकि यही एयर ऑक्सीजन को ब्लड को डिलीवर करेगी और ब्लड जब सेल्स के पास ले जाके इस ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा, उस लेवल पे जो रेस्पायरेशन होगा दैट विल बी नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। सो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में, जबकि इंटरनल रेस्पायरेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लड और सेल के बीच में। जब सेल तक जब ये ऑक्सीजन पहुँच चुकी होती है तो सेल के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, फूड का भी यूज़ होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सो दीज वर द 3 टर्म्स। ब्रीदिंग में आपका आएगा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जबकि रेस्पायरेशन में आपका आएगा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन एंड सेलुलर रेस्पायरेशन। सो इस पूरे रेस्पिरेशन को कैरी करने का काम हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का या सिस्टम का होता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम या ट्रैक्ट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जबकि दूसरा पार्ट है लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी से, जिसके बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स के जितना भी नीचे का पार्ट है वो सारा लोअर पार्ट में आता है, जिसमें हम ट्रेकिया देख सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई देख सकते हैं और लंग्स देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, इसके अंदर लंग्स के अंदर जो ये ब्रोंका है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं बिल्कुल एक पेड़ की ब्रांचेस के थ्रू, और सबसे आखिरी का जो ब्रांच है ब्रोंकाई का, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। यह ब्रोंकियोल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप एलोवियोलर सैक बोलते हैं। एलोवियोलर सैक के अंदर बहुत सारे एलोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनके आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी होता है। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी आप कह सकते हैं। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात की जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि हमने देखा, उसके अंदर नेज़ल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है। तो उनका काम क्या है? पहला काम पैसेज फॉर द रेस्पिरेशन, वो रास्ता है जिसके थ्रू एयर अंदर आएगी। नेज़ल कैविटी की बात की जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी स्मेल के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नेज़ल कैविटी के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आने वाली एयर को फिल्टर करते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और कचरे को रिमूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, वही नेसल पैसेज ही आने वाली हवा को मॉइस्चर करके वार्म भी करता है। थर्ड, अगर हम बात की जाए तो मैंने बोला लैरिंग्स भी आ रहा है, तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो वॉइस प्रोडक्शन के काम आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शंस में लैरिंग्स यहाँ भी हम देखते हैं, मेंटेन्स एन ओपन एयरवे रूट फूड एंड एयर प्रॉपर्ली असिस्ट इन साउंड प्रोडक्शन। अगला जो पार्ट आता है वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंग्स तक एयर को पहुंचाने का काम करता है। ट्रेकिया फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होके वो कहलाएगी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में जो आप सीधा लंग्स देखेंगे, और लंग्स का फंक्शन मेन है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है वो एयर टू एल्वेलाई फॉर गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग थोरासिक कैविटी को स्टडी करें। अब थोरासिक कैविटी है क्या, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इस थोरासिक कैविटी का रेस्पिरेशन में, क्योंकि लंग्स जो हैं उनके अंदर खुद की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक्सपैंड करें और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। यह काम इस कैविटी को करना पड़ता है। अगर ये कैविटी एक्सपैंड होगी तो लंग्स भी एक्सपैंड होंगे, अगर ये कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। सो ये जो कैविटी है ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। बॉक्स किस तरह से बन रहा है इसमें, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका जो नेक है वो इसका कैविटी का टॉप मोस्ट पोर्शन पे है, डायफ्राम जो है वो नीचे वाले पोर्शन पे होता है, स्टर्नम जो है आगे वाले पोर्शन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ है, जबकि चारों तरफ से ये थोरासिक कैविटी रिब्स के थ्रू घिरी हुई रहती है। ये पूरा बॉक्स इस तरीके से बनता है। अच्छा, इस ऑल्सो इन दो रिब्स के बीच में यहाँ पर कुछ मसल्स की पेयर भी प्रेजेंट होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ये मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इन दोनों मसल्स की मदद से ही इस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। सो ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड। इन्हेलेशन, इन्हेलेशन का मतलब है सांस को अंदर की तरफ लेना। जब भी हम एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, हमारा जो थोरासिक कैविटी है या चेस्ट कैविटी है उसकी साइज़ अपने आप एक्सपेंड हो जाती है। अब ये एक्सपेंशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले ये एक्सपेंशन आपका स्टार्ट होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। जैसे ही आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स जो है वो आपकी एक्सपैंड होकर बाहर की तरफ बढ़ती है, रिब्स के बाद स्टर्नम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बाहर की तरफ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर दूर खसक जाती है। दूर खसकने की वजह से आपकी चेस्ट वॉल एक्सपैंड होने लगती है। चेस्ट वॉल जैसे ही एक्सपैंड होती है, आपका लंग्स जो है वो खुद ब खुद एक्सपैंड होता है। क्योंकि लंग्स एक्सपैंड हुआ, उसके अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये एयर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ होगा, एनवायरनमेंट के अंदर हायर एयर प्रेशर है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर सीधा एंटर करेगी। इन्हेलेशन इस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे। डायफ्राम जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज होते हैं, जिस वजह से थोरासिक कैविटी की साइज़ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है यहाँ पर एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब हमको इसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, जबकि इन्हेलेशन में हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। अब इस प्रोसेस के अंदर
जो मसल्स इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल, इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स। जैसे ही इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम दोबारा रिलैक्स हो जाता है, चेस्ट कैविटी जो है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, जिसमें रिब्स और स्टर्नम जो है वो वापस डिप्रेस हो जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो वापस से डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ होने के कारण लंग्स के अंदर, लंग्स भी अगेन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिस कारण लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो वापस से डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होते ही आपकी लंग्स के अंदर जो एयर है उसको बाहर फेंका जाएगा बहुत ही फोर्सफुली। तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं वो है, डायफ्राम यहाँ पर आपका रिलैक्स हो रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा गुजर रही है। ये दो प्रोसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हैं जो कि हमको इस टर्म से स्टडी करनी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में आपको एक टर्म नज़र आएगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हवा की उतनी वॉल्यूम है जो आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान बॉडी के अंदर लेते हैं। वो वॉल्यूम लगभग 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा दम लगाकर जितनी हवा या जितनी एयर को अंदर ले लें, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम और अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला दिया जाए तो इसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद अगर आप नॉर्मली फोर्सफुली ब्रीदिंग करने के बाद फोर्सफुली आप धक्के से हवा बाहर निकालें सारी की सारी, तो जो अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकलेगा दैट विल बी नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक टर्म यहाँ पर और मेंशन है, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। आप कितना भी फोर्सफुली एयर को बाहर की तरफ ब्रीथ आउट कर दें, स्टिल आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रेसिडुअल रह ही जाती है। उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपने फोर्सफुली बाहर निकाली है, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि आपकी लंग्स के अंदर रह गई है, इन दोनों को मिला के एक और टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर इन दोनों को पूरा जोड़ा जाए तो वो कहलाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो नॉर्मल लाइफ टाइम के दौरान हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उससे हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी के बाद भी हमारी लंग्स के अंदर कुछ एयर जनरली प्रेजेंट रहती ही है, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो कुल मिला के इन सारे टर्म्स को अगर हम सम अप करें तो वो बनाते हैं टोटल लंग वॉल्यूम। टोटल लंग वॉल्यूम जो है, या आप जो हमारी बॉडी का है, दैट इज़ 5.7 लीटर, जो कि एवरेजली फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, तो 4.2 लीटर इससे माना जाता है। सो दिस इज़ ऑल विद द रेस्पायरेशन। थैंक यू।